नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। कोरोना का संकट इस वक्त जिस मकाम पे पहुंचा हुआ है, उस वक्त कुछ कड़े सवाल सरकार से किए जाने चाहिए। कड़े सवाल इसलिए क्योंकि अब कोरोना मरीजों की संख्या जिस तेजी के साथ बढ़ रही है, उसने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। और संकट यह है कि आने वाले दिनों में भारत की स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं अमेरिका जैसी हो सकती है। हो सकता है ये बात मेरी आज आपको एग्जैजरेशन लगे, अतिशयोक्ति लगे, लेकिन पहले से आगाह कर देना बेहतर होता है। इसलिए कई सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या कोरोना से इस देश के अंदर लड़ाई बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना की लड़ी जा रही है? दूसरा सवाल, क्या मोदी जी या मोदी सरकार बिना किसी सोच विचार के लॉकडाउन को लगाने और लॉकडाउन को हटाने या उसमें रिलीफ देने का फैसला कर रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या मोदी सरकार को या देश के प्रधानमंत्री को गलत सलाह दी जा रही है? चौथा सवाल, क्या कोरोना का संकट एक ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है जहां पर देश एक बड़े संकट में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इन सवालों के आज दूंगा मैं जवाब, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। और अपील यह है कि सत्यहिंदी.com को लगातार आपका प्यार मिल रहा है और हमें लगातार आपके प्यार की वजह से हमारा मनोबल बढ़ रहा है। साथ ही साथ सच कहने की हमारी हिम्मत भी बढ़ रही है। आपका यह सहयोग हमें और मजबूती देगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे एक बटन है, एक लिंक है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। और अगर आप हमें आर्थिक भुगतान करेंगे तो हमें बहुत बहुत मदद मिलेगी। और अब आज के विषय के ऊपर हम दोबारा आते हैं। विषय जैसा मैंने कहा, कोरोना का संकट, उससे लड़ने की लड़ाई, लॉकडाउन को हटाने और लॉकडाउन को बनाए रखने का फैसला, क्या ये सब बिना सोचे समझे हो रहा है? और क्या देश एक बड़े संकट की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 31 मई, पिछले 24 घंटे के अंदर जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, ये आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। और ये इसलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं क्योंकि पिछले 24 घंटों के अंदर 8,392 नए कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। मरने वालों की संख्या 24 घंटों में 230 हुई है। और पूरे देश के अंदर अब तक का जो कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या है, वो संख्या 1,91,000 पहुंच चुकी है। और कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा है 5,394। यानी 1,91,000 की जो ये संख्या है, ये संख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरू में भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। जब आपको याद होगा कि जब भारत में 24-25 तारीख की रात को जब लॉकडाउन लगाने का फैसला देश के प्रधानमंत्री ने किया था, उस वक्त देश में सिर्फ 300-350 कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या थी। यानी तब तक कुल इतने संख्या थी, जबकि पहला केस 30 जनवरी को आया था। और आज अकेले एक दिन के अंदर सिर्फ 24 घंटे में अगर 8,392 केस आते हैं और उसी समय हम ये विचार कर रहे होते हैं कि हम लॉकडाउन में काफ़ी छूट देने वाले हैं, हम छूट देंगे और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें करेंगे, जैसे कि ये कहा गया है कि 8 जून से इस देश के अंदर जो छूट दी जा रही है उसमें मॉल्स खोले जाएंगे, होटल्स खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें खोली जाएंगी। जो पूजा के स्थल हैं, धार्मिक स्थल है, उनको खोलने का अब तक इन सब चीज़ों पर बैन लगा हुआ था। यानी जब 8,000 से ज़्यादा मरीज रोज आ रहे हैं, तब हम इन सब चीज़ों को खोलने के बारे में सोच रहे हैं और खोल रहे हैं। और जब सिर्फ 300-350 के आसपास मरीज थे, तब हमने सब चीज़ों पर बैन लगा दिया था। हमने घरों से निकलने पर बैन लगा दिया था, हमने सारे मार्केट बंद कर दिए थे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये सवाल आपके मन में उठेगा और ये सवाल मेरे मन में भी उठेगा, क्योंकि जो 1,91,000 का आंकड़ा है, इसकी वजह से भारत आज की तारीख में पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ हम दुनिया के 7 सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित देशों की संख्या में पहुंच चुके हैं। यानी दुनिया में हमसे ज्यादा सिर्फ 6 बड़े देश हैं जहां पे कोरोना संक्रमण हमसे ज्यादा है, सिर्फ 6 देश। और अभी एक हफ्ते पहले जो स्थिति थी, एक हफ्ते पहले हम टॉप 10 में आए थे।
तो एक हफ्ते के अंदर हम 10 पादान से बढ़ के हम 7वें स्थान पे पहुंच चुके हैं। हमसे आगे कौन है? हमसे आगे अमेरिका है, 18 लाख वहाँ कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। ब्राज़ील है जहाँ 5,14,000 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। रूस में 4.05 है, 4.05 लाख वहाँ पे कोरोना के मरीज हैं। स्पेन 2.86, ब्रिटेन 2.74, इटली 2.32। यानी जिस गति के साथ हम, और ये जो हमारा पिछले हफ्ते हमारा जो आंकड़ा आया है, अकेले पिछले हफ्ते में भारत में 50,000 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। तो बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए कि हम अगले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर हम इटली और ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए, स्पेन को पीछे छोड़ते हुए हम टॉप कह सकते हैं दुनिया के 4 बड़े देशों में हमारा शुमार हो जाए, जो गर्व की बात नहीं है, हमारे लिए शर्म की बात होगी। क्योंकि अमेरिका, ब्राज़ील और रूस, इनके आंकड़े हमसे बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने में मुझे लगता है कि वक्त लगेगा। लेकिन स्पेन, ब्रिटेन और इटली को हम आसानी से आने वाले 10 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या की दृष्टि से हम उनको पीछे छोड़ सकते हैं। अब ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ऐसा क्यों और किस लिए हो रहा है। 2 चीज़ें हैं, बड़े आराम से मैं आपसे कह सकता हूं और बड़ी विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूं कि दरअसल इस देश के अंदर कोरोना से लड़ने की लड़ाई बिना सोचे समझे लड़ी जा रही है, बिना किसी वैज्ञानिक आधार की लड़ी जा रही है। अभी 3 उदाहरण मैं आपको दूंगा। पहला तो आज का ताज़ा उदाहरण है, देश के बड़े मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र तोमर। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था किसानों को जो मिलने वाला कर्ज है उस पर जो मॉरेटोरियम है वो 30-31 मई की जगह उसको बढ़ा के हम 30 अगस्त तक करेंगे। तो एक संवाददाता ने उनसे सवाल पूछा कि आपने 31 मई सरकार ने क्यों किया? तो उनके मुंह से निकल गया कि हमको लग रहा था कि 31 मई तक हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाजाही शुरू हो जाएगी। यानी उनको ये उम्मीद थी कि 31 मई तक सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये किस आधार पर कह रहे थे? क्या कोई वैज्ञानिक आधार था? ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि हर आदमी ये कह रहा था इस देश के अंदर कि कोरोना की संख्या इस देश में तेजी के साथ बढ़ेगी। जो तमाम दुनिया के एक्सपर्ट थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे। इसका मतलब ये थी कि सरकार को या तो पूरे कोरोना संकट का अंदाजा नहीं था या फिर उनको गलत सलाहें दी गई। गलत सलाह दी गई इसकी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना से लड़ने की जो टास्क फोर्स बनी है, उस टास्क फोर्स के चेयरमैन है मिस्टर विनोद पाल। उन्होंने 25 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस 25 अप्रैल में कहा था कि हमारे पास ये मैथमेटिकल मॉडल है और इस मॉडल के आधार पे मैं आपको बता सकता हूं कि 16 मई से देश के अंदर नए कोरोना मरीजों की संख्या, नए कोरोना के मरीज आने बंद हो जाएंगे। यानी उन्हें इस बात का भरोसा था कि 16 मई के बाद से इस देश में कोरोना के नए मरीज नहीं आएंगे। जब 16 मई के बाद से अचानक कोरोना के मरीजों की संख्या में तेजी के साथ बढ़ोतरी शुरू होने लगी, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, तो पिछले हफ्ते उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया। स्टेटमेंट जारी किया करके कहा कि उन्होंने जो बात कही थी उसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं और उनके बात का गलत अंदाज़ा लगाया गया है। लेकिन तब तक देश को बहुत नुकसान हो चुका था। भारत के अंदर मरीजों कोरोना से लड़ने की लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ी जानी चाहिए, जिस तैयारी के साथ लड़ी जानी चाहिए थी, वो तैयारी नहीं हुई, क्योंकि ऐसे लोगों ने सलाह दी थी। और यही कारण है कि अब देश के कुछ बड़े कुछ बड़े एक्सपर्ट्स ने एक बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है, एक स्टेटमेंट जारी किया है। और ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग नहीं हैं। 3 संस्थाएं हैं जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है: इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट्स। इन 3 संस्थानों ने एक चिट्ठी लिखी है, स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कोरोना से लड़ने की जो लड़ाई है, जो रणनीति है, उस पर केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की तीखी आलोचना की गई है। और इसमें हैरानी की बात यह है, इसमें 2 ऐसे एक्सपर्ट हैं जो आज की तारीख में सरकार ने जो ICMR का जो रिसर्च ग्रुप है कोविड से लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने की, वो दोनों लोग इस ग्रुप के सदस्य भी हैं। इनका नाम है डॉक्टर शशिकांत और डॉक्टर DCS रेड्डी। डॉक्टर शशिकांत इस वक्त सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर DCS रेड्डी ये BHU में एक ज़माने में हुआ करते थे और वहाँ की जो कम्युनिटी मेडिसिन है उसके एक्सपर्ट थे।
और इस वक्त वो जो ICMR की रिसर्च ग्रुप है कोविड पर, उसको चेयर करते हैं। तो ये लोग सरकार को की सलाह देने वाली एसोसिएशन या उस ग्रुप के सदस्य भी हैं, कम से कम डॉक्टर शशिकांत और डॉक्टर रेड्डी। और जब इन लोगों ने भी इन तीनों संस्थाओं के साथ अपनी चिट्ठी में सिग्नेचर किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि या तो इनकी सलाहों को माना नहीं गया है या ऐसी लोगों के सलाहों पे काम हो रहा है जिनको चीज़ों का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया उसमें कहा कि 25 मार्च से लेकर 30 मई तक का लॉकडाउन बहुत कड़ाई के साथ उसको लागू किया गया है। और इस दौरान जो कोरोना का संक्रमण है वो एक्सपोनेंशियल उसमें ग्रोथ हुई, यानी बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैथमेटिकल मॉडलिंग यानी कोरोना के संक्रमण का अंदाज़ा लगाने का जो साइंटिफिक तरीका था उसमें भयानक गड़बड़ी थी, और उसके आधार पे जो सही अंदाज़ा, सही आकलन लगाना चाहिए था वो नहीं हुआ, और सरकार ने उनके आधार पे जो है वो काम किया है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा, बहुत हैरानी की बात है, इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया है कि सरकार को इस वक्त जो लोग सलाह दे रहे हैं उसमें एक भी एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, यानी जो वायरस का जो संक्रमण होता है उसका अध्ययन करने वाले लोग जो हैं, जिनकी एक्सपर्टीज है, जो दिन रात यही काम करते हैं, ऐसा एक भी शख्स उन लोगों में से नहीं है जो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार को सलाह दे रहा है। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट, जिसमें डॉक्टर शशिकांत और डॉक्टर रेड्डी हैं, जो इस वक्त ICMR के रिसर्च ग्रुप जो कोविड पर बनी हुई है उसके सदस्य भी हैं। इन लोगों का ये कहना है, इनका कहना है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट से सलाह ही नहीं ली जा रही, या ऐसा कोई शख्स नहीं जो उनको सलाह दे सके। अब जब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है बड़े कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए। और मैं आपको पहले भी इस बारे में जानकारी दे चुका हूं कि जब भारत के अंदर जब 30 जनवरी को पहला कोविड का मरीज सामने आया था, तो उसके बाद भारत में इसको बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया गया, और 24 मई को इस दिशा में अचानक रात को 8 बजे देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। और 30 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक का जो पूरा हिसाब किताब था, अगर उसको आप ध्यान से देखें तो भारत की कोई तैयारी नहीं थी। इस दौरान हम 24 फरवरी को अहमदाबाद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हजारों लोग इकट्ठा कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा था। इस दौरान मध्य प्रदेश के अंदर सरकार के गिराने और बिगाड़ने का खेल चल रहा था, और तो तमाम ऐसी चीजें हो रही थी जिससे लग रहा था कि भारत सरकार के पास कोई तैयारी नहीं थी। अब हम इसकी तुलना अगर अपने पड़ोस के मुल्क वियतनाम से करते हैं। वियतनाम ने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। वियतनाम में 23 जनवरी को पहला कोविड का मामला आया था, 23 जनवरी यानी भारत से एक हफ्ते पहले आया था, और 27 जनवरी को उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग होती है, और वो कहते हैं कि महामारी एक दुश्मन है और इसको हमें लड़ना है और इसको हमें हराना है, और इसको आपात स्थिति की तरीके से लेना चाहिए था। 1 फरवरी को वहां पे 6 मामले आते हैं, और जैसे ही 6 मामले आते हैं उसी समय वियतनाम के अंदर राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी जाती है, और 70,000 के आसपास क्वारंटाइन बन जाते हैं। और उसका नतीजा ये निकलता है कि आज 10 करोड़ की आबादी है वियतनाम की, और एक भी मौत वहां नहीं है। जी हाँ, मैं दोबारा ये फैक्ट आपको कहता हूं, वियतनाम की आबादी 10 करोड़ है, संक्रमण की संख्या सिर्फ 328, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर थोड़ा बढ़ गया हो, 328, और कोरोना की वजह से एक भी डेथ वियतनाम के अंदर नहीं है। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे उन्होंने हासिल किया? कोई चमत्कार नहीं किया, कोई जादू नहीं किया। सिर्फ जब उनको लगा कि चीन के वुहान में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसी समय उन्होंने ना तो WHO की वार्निंग का इंतजार किया, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। दिसंबर के महीने से वो कदम लेने चाहिए, वो कदम लेने शुरू कर दिए। और जब भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का सम्मान किया जा रहा था, हम नमस्ते ट्रंप बना रहे थे, हम चुनाव लड़ रहे थे, हम दंगों के अंदर उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार के गिराने बिगाड़ने का खेल कर रहे थे, उस वक्त वियतनाम कोरोना से लड़ने की अपनी स्ट्रेटजी बना रहा था और उसके लिए कदम उठा रहा था, जिसका नतीजा ये है कि 10 करोड़ की आबादी के बावजूद भी वहां एक भी आदमी की मौत नहीं हुई है। और भारत में आज की तारीख में 5,300
94 लोगों की मौत हो चुकी है। और हमारे लोग ये कहते हैं कि देखो अमेरिका में तो लाखों लोग मरे हैं, हमारे यहाँ 5000 ही लोग मरे हैं। तो हम वियतनाम का उदाहरण क्यों नहीं देते हैं? अगर ये भी कह लिया जाए कि भारत की आबादी 137 करोड़ है, वियतनाम की आबादी सिर्फ 10 करोड़ है, तब भी एक भी व्यक्ति का ना मरना अपने आप एक मिरेकल है। खैर, हम वियतनाम के बारे में बात क्यों करते हैं? अगर आप सिर्फ केरल का अपना उदाहरण ले लीजिए, केरल ने भी एक तरीके से मिरेकल किया है, क्योंकि केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री थी, केरल की जो सरकार थी, जैसे ही वुहान चाइना के अंदर पता चला वहां कोरोना नाम का कोई नया वायरस आया है, उन्होंने दिसंबर के महीने में, यानी भारत सरकार जब सो रही थी, भारत के दूसरे राज्य जब सो रहे थे, जब उनको कोरोना की कोई चिंता नहीं थी, तब केरल के अंदर वहां की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने मीटिंग की, मीटिंग करके अपने प्रोटोकॉल तय कर लिए, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से निपटना है, पूरी रणनीति अपनी बना ली। और उसका नतीजा ये है कि एक समय तो जबकि केरल में, भारत में सबसे पहले कोरोना का संक्रमण का मरीज जो था वो 30 जनवरी को केरल में था। शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे केरल बहुत तेजी के साथ ऊपर जा रहा है, लेकिन आज केरल के अंदर सिर्फ 1208 कोरोना के पेशेंट हैं, सिर्फ 1208 संक्रमण है, और मरने वालों की संख्या सिर्फ 9 है। जी हाँ, सिर्फ 9। पूरे देश में 5394, केरल में सिर्फ 9, और केरल की आबादी 3 करोड़ से के आसपास है। अब केरल में जो 1208 अब तक का आंकड़ा है, अब इसकी तुलना जरा हम भारत के दूसरे प्रदेशों से कर लेते हैं। अकेले महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटे में कितने संक्रमण के केसेस आए हैं? 2487। यानी महाराष्ट्र में एक दिन में जितने आए हैं उसका लगभग आधा केरला में अब तक पिछले 3-4 महीनों के अंदर उतने केसेस आए हैं। दिल्ली के अंदर 1295 केस पिछले 24 घंटों के अंदर आए हैं। तमिलनाडु के अंदर 1149 केसेस पिछले 24 घंटों के अंदर आए हैं। यानी जहां केरल में अब तक सिर्फ 1208 हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु, तो ये सवाल खड़ा होगा कि महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की सरकारें क्या सो रही थी? क्या इन्होंने अपने कानों पे तेल डाल लिए थे? क्या इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कोरोना के संकट बड़ा है, चीन लड़ रहा है, इटली लड़ रहा है, स्पेन लड़ रहा है, वहां भयानक तबाही मची हुई है, तो हमको उसी समय कदम उठाने चाहिए? जी नहीं उठाए। केरल ने उठाया, वियतनाम ने उठाया, इसलिए वहां की स्थिति आप देख सकते हैं। इसी की तरीके से साउथ कोरिया का भी एक उदाहरण है। साउथ कोरिया में भी शुरू में उन्होंने कोई लॉकडाउन नहीं लगाया और सक्सेसफुली उन्होंने कोरोना को रोकने का प्रयास भी किया था और रोका भी था उन्होंने। अब वहां पे सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शन फैल रहा है, तो सेकेंड वेव कोरोना इन्फेक्शन की वजह से वहां स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी जरूर है। आज की तारीख में वहां पे 11,503 कोरोना के मरीज हैं और जो डेथ है वो 271 है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने 11,503 में से 10,400 लोगों को क्योर कर लिया है। यानी सिर्फ 1100 लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में बीमार या इन्फेक्टेड है वहां की तारीख में। तो ये सेकेंड वेव है। भारत में अभी तक तो पहला वेव ही है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि अभी तक भारत सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत में कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, यानी जो कम्युनिटी के लेवल पे कोरोना का प्रसार हो रहा है। तो ये वो चीजें हैं कि आपको छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। हम अपनी गलतियों को छुपा लें, अगर सरकार समझती है कि छुपा लें तो उससे बहुत कुछ हो जाएगा, नहीं। मोदी साहब को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपने 3-3.5 घंटे के नोटिस पे आपने देश के अंदर कोरोना लॉकडाउन लगा दिया। आपने गरीबों के बारे में नहीं सोचा, आपने दिहाड़ी मजदूरों के बारे में नहीं सोचा, वो पिछले 1.5-2 महीने से बेचारे जो पैदल चले जा रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा, उनके बारे में कोई कदम उठाने का प्रयास नहीं किया। और जब उसकी आलोचना होती है तो आपके सॉलिसिटर जनरल जो है वो अदालत के अंदर खड़े होकर कहते हैं प्रॉफिट ऑफ डूम की बात करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही मोदी सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है, क्योंकि ऐसा ही कोई व्यक्ति रहा होगा जिन्होंने उनको सलाह दी होगी कि मई तक तो सारा कोरोना का संकट दूर हो जाएगा। तो अब भी वक्त है, साइंटिफिक तरीके से काम होना चाहिए, जो देश के बड़े एक्सपर्ट्स हैं उनकी सलाह ली जानी चाहिए। अन्यथा ये संकट आने वाले दिनों में बहुत बड़ा होने वाला है। ये बात मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ और फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम किसी मुगालते में ना रहें। जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट देने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर सोचना चाहिए सरकार को भी और लोगों को भी। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।